सीएफए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएफए लेवल 1 देने का सोच लिया, अब बस 6 महीने बचे हैं, कैसे करोगे, कहाँ से पढ़ाई शुरू करूं, कैसे सब होगा। काश ऐसी कोई गलती ना कर दूं मैं कि मैं बाद में जाके पछताऊं। यार ऐसा कोई तो हो जो मुझे ये सब बताए। डर लग रहा है यार, टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आपको दूंगी। बिलीव मी, अगर आप इस एक वीडियो पे आ गए हो, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे प्रैक्टिकल टिप्स जो भी आपको सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के लिए चाहिए, सारे के सारे इधर मिलेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा और मैं इस चैनल पे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, सीएफए प्रेप टिप्स और अपनी खुद की जर्नी दिखा रही हूँ, जहां पे मैं ऑपरेशंस एनालिस्ट से इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस कैसे शिफ्ट होंगी। सो गाइज, अगर ये वाली चीज आपको भी एक्साइट करती है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट अवे। सो विदाउट अ डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि हम 6 महीने में कैसे सीएफए लेवल 1 एकदम कीमा बना सकते हैं, पास करके उससे हम आगे एकदम फ्लरिश कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और लास्ट वाली टिप तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैंने ये गलती कर दी थी, इसकी वजह से मैं एक बार फेल भी हो गई थी, तो आप ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। लेट्स बिगिन। सो गाइस, 6 मंथ्स का मतलब होता है 180 डेज। अब 180 डेज का मतलब हो गया आपके पास 30 डेज के 6 पार्ट्स रहेंगे। हम 30 डेज का प्लान बनाते हुए चलते हैं, एग्जैक्टली डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट 30 डेज में हम लोगों को क्या पढ़ना है। फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप लोगों को पढ़ने हैं 2 सब्जेक्ट। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स और साथ ही में आप शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों हम लोग पैरेलली क्यों शुरू कर रहे हैं? द ओनली रीजन बीइंग क्योंकि आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। कभी कभी तो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे, मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि यार ये वाला सब्जेक्ट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप भी मेरी तरह कॉमर्स बैकग्राउंड से आते होंगे और आपको थोड़ी चीजें लीनियर रिग्रेशन हो गया या फिर हाइपोथेसिस हो गया या फिर कोई और थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट क्वांट्स के अंदर समझ ना आए या फिर पसंद ना आए, क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी क्वांटिटेटिव मेथड्स में। तो अगर हम ये वाले सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे ना, तो हम लोगों का एक बेस क्लियर हो जाएगा कि यार ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट मेरा खत्म होता हुआ जा रहा है। और इकोनॉमिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है और थियरी भी है, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स में व्हेन कंपेयर्ड टू क्वांट्स। तो आप इधर बहुत ज्यादा दिमाग खर्च कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो और उधर आप थोड़ा सा चिल कर रहे हो और आपका सिलेबस साथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो गाइस, 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग ये वाली चीज को प्रेफर करते हैं कि पहले मैंने क्वांटिटेटिव मेथड्स शुरू किया तो मैं ये वाले सब्जेक्ट को पूरा खत्म करूंगा, फिर ही मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा। एक होती है ऐसी स्ट्रैटेजी, दूसरी होती है कि मैं पैरेलली दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके जाऊंगा। यार ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और आप क्या दोनों चीजों को मैनेज कर पाते हो। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को पैरेलली लेके जाना बहुत ज्यादा पसंद है सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। और अगर आप एक और चीज नोटिस करेंगे ना, एक ही सब्जेक्ट पढ़ के और वो खत्म नहीं हो रहा है और समझ नहीं आ रहा, तब भी आप उसी में लगे हुए हो, तो वो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो आप थोड़ा बैलेंस कर पाते हो। तो जब आप थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा ऐसा वाले सब्जेक्ट्स को मिक्स एंड मैच करके पढ़ते हो ना, तो और ज्यादा अच्छा आपका इफेक्टिव स्टडी आवर्स हो पाते हैं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है, लेकिन इसमें एक और दिक्कत होती है गाइस। दिक्कत ये होती है ना, आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग ना ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर में बाद में पढ़ लूंगा, फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और सिलेबस इतना बड़ा होता है ना कि आपके माइंड से निकल जाएगा कि यार ऐसा हो गया। मेरे साथ खुद फिक्स्ड इनकम में ऐसा ही हुआ था, थियरी है, पढ़ लूंगी, 2 हफ्ते बाद एग्जाम है और मुझे रियलाइज होता है यार ये तो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी रखो, क्योंकि ये वाली चीज तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट, या फिर दोनों पैरेलली। लेकिन पैरेलली भी लेके जा रहे हो ना, एक सब्जेक्ट खत्म का मतलब एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब खत्म हो गया है और ये वाला चैप्टर मैं बाद में पढ़ूंगा, ये वाली गलती मत करना उस टाइम पे। ठीक है, सो फर्स्ट 30 डेज के अंदर हमने 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। पहला किया है हमने इकोनॉमिक्स और दूसरा किया है हमने क्वांटिटेटिव मेथड। साथ ही साथ में ये दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस, 30 डेज तो गए, अब बचते हैं हमारे पास 150 डेज। ठीक है गाइस, 150 डेज के अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट 30 डेज डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम को देने वाले हैं। नाउ हियर कम्स द वेरी टफ पार्ट। टफ पार्ट से मेरा कहने का मतलब ये है कि यार
होता क्या है ना, डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम दोनों ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाले हैं। मेरे को तो पर्सनली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि यार अगर हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स बात करें, हम लोगों को अभी तक बॉन्ड मार्केट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि अभी तक इमर्जिंग है। मतलब अभी तक ना डेवलप्ड मार्केट्स नहीं है इंडिया के अंदर बॉन्ड्स के, जैसे कि यूएस में या फिर कोई और फॉरेन कंट्रीज में। तो हम लोगों को ना बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रहता है इस चीज के बारे में। तो स्टार्टिंग में ना चीजें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड्स कैसे वर्क करता है, तो थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में। बट वंस यू गेट इनटू द सब्जेक्ट, आपको इस वाले सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोरिंग कुछ नहीं लगने वाला है। एक बार समझ लिया ना ये वाला चैप्टर, ये वाला आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। सिमिलरली डेरिवेटिव्स आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहो तो बीच में एक सब्जेक्ट और अपने पसंद का लगा सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगी एथिक्स लगा लो, वो पूरा का पूरा ही थियरी है। एक बार अच्छे से थियरी की तरह, स्टोरी की तरह बुक पढ़ लो और फिर उसके बाद बस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। आप एथिक्स बीच में लगा सकते हो, लेकिन आप ना एक सब्जेक्ट से ज्यादा कभी भी गैप मत लगाना डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम में। ये दोनों ना बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, मतलब इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स ना काफी सिमिलर हैं। तो आप जो फिक्स्ड इनकम में पढ़ोगे टॉपिक आपको डेरिवेटिव्स में दिखेगा, तो ना बहुत ज्यादा क्लैशेस हैं दोनों के बीच में। तो आप जब दोनों को साथ में पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो यस गाइज, आपको डेरिवेटिव्स और फिक्स्ड इनकम नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो, थोड़ा टाइम निकाल सको तो आप एथिक्स भी खत्म कर लो। एटलीस्ट ना एथिक्स में आपको ना ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे। उसमें पूरा का पूरा थियरी है, एक बार अच्छे से थियरी पढ़ने का, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही पता चलता है कितने पानी में हो और कितनी चीजें समझ में आई है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बिल्कुल आप जैसा पढ़ रहे हो उससे एकदम ही ऑपोजिट रहने वाला है। ठीक है, एंड दैट्स समथिंग विच यू आर गोना एंजॉय बट इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस गलत निकलते हैं। आप सोचोगे आंसर पक्का यही है, लेकिन वही नहीं निकलता है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। आप कभी भी करेक्टली नहीं बोल सकते कि यही आंसर होगा ही होगा, एक एम्बिग्यूटी जरूर रहती है। तो गाइस जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा बनते चले जाओगे। ठीक है गाइस, लेट्स अज्यूम आपके पास कम टाइम है, आपने एथिक्स कंप्लीट नहीं कर पाया है और हम लोगों ने फर्स्ट 60 डेज के अंदर 4 सब्जेक्ट्स खत्म कर दिए हैं। ठीक है गाइस, आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गया और फिक्स्ड इनकम हो गया, जो कि काफी बड़े सब्जेक्ट्स हैं। आपने 2 बड़े सब्जेक्ट्स तो खत्म कर दिए हैं फर्स्ट 60 डेज के अंदर। सो या दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं 150 डेज में से भी हमारे 30 डेज गए तो 120 डेज। ठीक है गाइस, 120 डेज। आपको पता है 120 डेज के अंदर मैंने मेरा CFA लेवल 1 क्लियर किया था। पूरा का पूरा चैलेंज की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाइए देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है गाइस, चलो फिर नेक्स्ट 120 डेज का प्लान अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट 40 डेज गाइस आपको क्या करने हैं, 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों को लगता है, पढ़ते टाइम तो लगता है अरे बिंदास ये तो बहुत इजी है। जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना तब आती है नानी याद, क्योंकि सॉल्व भी नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम नेक्स्ट 40 डेज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, ये 3 सब्जेक्ट्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जल्दी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है इन दैट वे, तो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स सबसे छोटा सब्जेक्ट और सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कभी कभी घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको हर एक चीज थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको अंडरलाइन कीजिए और आपको बहुत सारी चीजें रिटेंशन रखनी पड़ेगी, कहने का मतलब काफी चीजें याद करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है गाइस, तो एक बार आपने ये कर लिया, फिर आपका आता है FSA तो यार आपको धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। और आई वुड सजेस्ट जितनी जल्दी FSA को आप स्किप कर सकते हो ना, मतलब यार अगर आप मेरी तरह कॉमर्स स्टूडेंट हो, यार मेरे को P&L आता है, ठीक है, यार मेरे को बैलेंस शीट आती है, यार मेरे को ये भी आता है, यार ये हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस और ये वाले एनालिसिस पढ़ रखे हैं, तो इसको भी हम लोग जल्द से स्किप करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, एक बार आप जल्दी से स्किम करके देख लेंगे ना, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब करेंगे ना, आपको तब क्लिक करेगा कि एग्जैक्टली आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। गाइस, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी है। मैं जैसे ही बोलती हूँ आपको कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपको ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट 30 डेज में ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने से ये है कि अगर आप किसी प्रेप प्रोवाइडर को फॉलो कर रहे हो तो आपको उस प्रेप प्रोवाइडर के जो भी कंटेंट दिए हुए हैं उस सब्जेक्ट के अंदर आपको वो कंप्लीट करने हैं, प्लस आपकी सेल्फ स्टडी हो जानी चाहिए उस सब्जेक्ट की,
प्लस आपने जो भी हम लोगों के सीएफए के क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। एक बार आप ये सब चीजें कर लोगे ना, तब हम कहते हैं उसको सब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार आपने ये सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए ना, तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपने ये वाली चीज कंप्लीट किया है। अगर आपने लेट से सब कुछ कर लिया लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने सब कुछ कर लिया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब मैं बोलती हूँ फर्स्ट 30 डेज के अंदर कंप्लीट करो, तो आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही ये चीज आगे की पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट 40 डेज का जो भी हम लोगों का प्लान था, ये 3 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2, फिर 2, फिर 3, तो 4, 5, 6, 7 हमारे 7 सब्जेक्ट खत्म हो गए और अब हमारे पास बचते हैं 80 दिन, 80 मोर डेज टू गो। सो गाइस, ये जो अभी हमने 40 डेज वाला प्लान डिस्कस किया था ना, उसमें आपको क्या करना है एग्जैक्टली 40 डेज के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो डेली पढ़ना है। ठीक है, पहले आप कॉर्पोरेट इश्यूज उसके साथ फर्स्ट 20 डेज तक लेके जाइए। फर्स्ट 20 डेज के अंदर आप खत्म कर दीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, 20 डेज भी बहुत ज्यादा है कॉर्पोरेट इश्यूज को देने के लिए। अगर आप फुल टाइम कॉर्पोरेट इश्यूज पढ़ते हैं ना, आप उसको 3 to 5 डेज में इजिली रफा दफा कर सकते हो। ठीक है, वो इतना छोटा सब्जेक्ट है। पर आप फुल टाइम नहीं कर रहे हो, आप लेट से पैरेलली लेके जा रहे हो दोनों सब्जेक्ट्स को, तो आपको फर्स्ट 20 डेज के अंदर अपना एफएसए और ये कंप्लीट करना है। तो गाइज आपको कम से कम 80% ऑफ द डे, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, लेट से आप 3 आवर्स पढ़ते हो, तो उसका 80% ऑफ द टाइम एफएसए को देना पड़ेगा और बचा हुआ 20% टाइम या कॉर्पोरेट इश्यूज को दीजिएगा। तो ऐसे कर करके ना एटलीस्ट आप 20 डेज में कंप्लीट कर पाओगे, वरना तो आप बहुत जल्दी भी कंप्लीट कर लोगे अगर आप फुल डे पे आए तो। ठीक है, ऐसा रहेगा। ऐसे सिमिलरली गाइज बचे 20 डेज आप एआई के साथ मिक्स एंड मैच करते हुए चलेंगे। अब ये सब करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट 80 डेज के ऊपर। अब नेक्स्ट 80 डेज का प्लान क्या है? नेक्स्ट 30 डेज का प्लान है इक्विटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, 30 डेज इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए थोड़े ज्यादा ही हैं। आई पर्सनली फील दैट, क्योंकि यार ये वाले सब्जेक्ट्स ना अभी आपको काफी नॉलेज आ गई है यार, आपने 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो अब आप ना बहुत एक उसमें होते हैं ना फ्लो, यार अब मेरी एनर्जी और जो मेरी क्षमता है कोई भी चीज को समझने की, वो वाली बढ़ जाती है इतना इस लेवल पे आने के बाद, क्योंकि आप बहुत जल्दी ग्रास्प करने लग जाओगे चीजों के। अब आपने फिक्स्ड इनकम पढ़ लिया है, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, टफ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो आप ना ये वाली चीजों को बहुत जल्दी रिलेट करके बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर पाओगे। हो सकता है मैंने आपको इधर 30 डेज बोला है, आप 20 डेज में या 15 डेज में खत्म करके बैठ जाओ। ठीक है, ये तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, यू कैन श्योरली डू इट। ठीक है, तो गाइस अब हम इक्विटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका दोनों है और सिमिलरली आपका इक्विटी भी। अगर आप चाहो ना तो इक्विटी को पूरा एक साथ खत्म कर सकते हो, फिर पोर्टफोलियो को भी पूरा साथ में खत्म कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें थियरी प्लस आपका क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों मिक्स रहता है। ऐसी पोर्टफोलियो है, ऐसे ही इक्विटी है, बट दोनों के दोनों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप इजिली ये वाली चीजें पढ़ सकते हो। पोर्टफोलियो में तो आपको मस्त ग्राफ भी दिए हुए हैं, ग्राफ से थोड़ा समझिए। तो ओवरऑल ये वाले 2 सब्जेक्ट्स आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो 80 में से हमारे 30 दिन और गए, तो बचे हमारे पास 50 डेज। अब 50 दिन का क्या प्लान बचता है? अभी हमारा एक सब्जेक्ट बच गया है गाइस, हमने 7 सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट कर लिए थे, +2 एक सब्जेक्ट बच गया है। सो गाइज अभी हमारे पास 50 डेज बचे हैं और मैंने आपको बोला कि अभी हम लोगों ने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है जो कि है एथिक्स। मैंने तो पहले आपको स्टार्टिंग में ही बोला था अगर बीच में टाइम मिल जाए यार तो एथिक्स लेके बैठ जाना, एक बार पढ़ना है फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास 50 दिन है, बहुत अच्छा टाइम है, सबसे पहले एथिक्स पढ़ लो। ठीक है, अब एथिक्स पढ़ लिया तुम लोगों ने, अब एथिक्स से ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। एथिक्स पता है पढ़ने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? एक बार तुमने अब लेट से एथिक्स पढ़ लिया लास्ट में, ठीक है, अब तुम्हारे लिए हर एक चीज बहुत ज्यादा फ्रेश है और अब तुमको सारा सिलेबस आता है, A to Z तुम्हें सारा सिलेबस आता है। ठीक है, आई अज्यूम अब तुमने पूरा पढ़ लिया तो एटलीस्ट तुमको बेसिक स्किमिंग तो हो गई है कि हाँ सिलेबस में क्या है, सब कुछ तुम समझ चुके हो। अब तुम्हें डेली ना एथिक्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और फिर बाकी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसे क्या होगा ना, आप डेली पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना पड़ेगा एथिक्स को कि मैं सिर्फ एक ही दिन करूंगा। अगर आप एथिक्स एक दिन बैठ के पढ़ने वाले हो, आई एम टेलिंग यू कैन नेवर एज द एथिक्स पार्ट। द ओनली रीजन बीइंग यार इसमें ना बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस से समझ में आती हैं। आप एक ही दिन बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो यार, चांसेस है कि आप ना बहुत ज्यादा गलती करोगे उस पॉइंट इन टाइम पे। आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होना चाहिए एथिक्स के लिए। आप 5 क्वेश्चन सुबह 5 क्वेश्चन शाम को, ऐसा करो तो आपका एक्यूरेसी रेट अच्छा आएगा। हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन किए, आपका 60-70% आ रहा था, यू आर हैप्पी, फिर आपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन किए, बहुत गंदा रेट आया, 20-30% सही हो रहे हैं। तो क्यों इतने लपड़ों में पढ़ना गाइस? लेट्स से 180 मार्क्स का हमारा पेपर आता है, तो 180 मार्क्स में से 15% हम लोगों का ये आता है, तो मान के चलिए आप
ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस तो आपको एथिक्स के आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है गाइस, आप 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए इन अ डे। सबसे बेस्ट सुबह कर लो 10 क्वेश्चन, शाम को कर लो 15 क्वेश्चन, या फिर एट अ स्ट्रेच 25 क्वेश्चन करो। इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। कूल गाइस, इतना करने के बाद आपका सिलेबस हो गया खत्म। अब आती है आपकी मास्टर स्ट्रैटेजी। लेट से आपने एथिक्स 5 दिन में चलो खत्म कर लिया, उसके बाद भी गाइस आपके पास 45 डेज बचते हैं। अब अगर आपने इन 45 डेज को वेस्ट कर दिया तो बेटा आप पक्का फेल होने वाले हो। लेकिन अगर आपने इन वाले डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, कोई ताकत नहीं ऐसी कि जो आपको पास होने से रोक ले। बिकॉज ये 45 डेज ही आप डिसाइड करेंगे आर यू गोना पास और आर यू गोना बी ऑन द अदर एंड। अब नेक्स्ट 15 दिन गाइस आपके पास 9 सब्जेक्ट है। मैं मान के चलती हूँ कि आपने एथिक्स डे टू डे पढ़ेंगे तो हम लोग 9 सब्जेक्ट सब कंसिडर करेंगे, ठीक है। 15 डेज है, 9 सब्जेक्ट है। अपना मिक्स एंड मैच कर लो, कौन सा सब्जेक्ट में आपको कितना रिवीजन चाहिए। एकदम क्विक रिवीजन, जितना क्विक कर सकते हो सारे के सारी चीजें करो। और जल्दी से आप क्योंकि देखो यार, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेल्फ स्टडी कर लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको काफी कुछ पता है। बस एक बार जल्दी से हर एक चीज को दोबारा समझने की कोशिश करो, फॉर्मूलेज याद करो, इस पॉइंटेड टाइम पे फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है। इतना कर लिया, इसके बाद 30th जब आपके 30 दिन बचे होंगे, ठीक है, रिविजन कर लिया। अब आपके पास 30 दिन जो बचे हुए हैं तो करेक्ट 30 डेज पहले आपको पहला मॉक देना है अपना, ठीक है। पहला मॉक देते ही आपको समझ में आ जाएगा आप कितने पानी में हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना पानी में है। अब आपको उसी वाले सब्जेक्ट पे नेक्स्ट 1 या 2 डेज मेहनत करनी है जिसमें भी आपने कम स्कोर किया है, ठीक है। ऐसे ही करते हुए चलो, आराम से अपना 1 हफ्ता लो, दोबारा रिवीजन करो अपने स्ट्रेटेजाइज वे में। ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, उस वे में थोड़ा अपना एनालाइज करो, अच्छे से दोबारा रिवीजन करो। फिर उसके बाद आपको सेकंड मॉक देना है। अब आप सेकंड मॉक कब दे रहे हो? करेक्ट 1 वीक के बाद, ठीक है। तो गाइज आपने मतलब अब आपके पास 30 डेज थे, 30 डेज में ये भी चला गया, तो अब आपके पास 23 डेज बचते हैं, ठीक है। आपने 2 मॉक दे दिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 2 मॉक्स हो गए तो अब आपको आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस काफी हद तक समझ में आने लग गए होंगे। नेक्स्ट 2-3 दिन आराम से बैठ के आप सब कुछ जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है ऐसे रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब चीजें करने के बाद गाइस आपके पास करेक्ट 20 डेज बचते हैं। अब नेक्स्ट 1 वीक तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीमियम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो भी हम लोगों का CFA इंस्टीट्यूट देता है, ठीक है। मॉक्स में आपको प्रीमियम मॉक्स भी मिलते हैं और प्रीमियम क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ये वाले आपको बैठ के अब 1 वीक तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टू बी वेरी फ्रैंक आपको 10 डेज लग जाएंगे ये सब चीजें करते करते, ठीक है। आप के पास कम से कम 5 मॉक्स मिलते हैं आपको फ्री और सारे सब्जेक्ट्स के प्रीमियम क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अब आपको ये सब कंप्लीट करने में अगर आप फुल टाइम पढ़ते हो ना, फुल डे पढ़ते हो, तब आपको 10 डेज लगेंगे, वरना आपको 15 डेज लग जाएंगे यही सब करने में। 15 डेज हो गए, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट के 5 डेज बचते हैं, डेट इज इट। आपको इतना कर लिया ना आपने, अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया है कि अब आप कैसा प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस चीज में वीक हो, सब कुछ आपको पता चल गया। मतलब अब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब आपका ब्रेन एकदम फंक्शन कर रहा है एकदम CFA मोड में, ठीक है। अब आपको समझ में आने लग गई है चीजें। तो अब देखो यार, आपके पास जो 5 दिन है ना, आई एम टेलिंग यू, बिलीव इट, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छे से थोड़ा एंजॉय करो यार, माइंड को जितना रिलैक्स कर सकते हो ना लास्ट के 2-3 दिन उतना रिलैक्स करो। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बस स्क्रॉल करो, ठीक है। सिर्फ देखते हुए चलो। अब आपको ना टू बी वेरी फ्रैंक जितना पढ़ना था, जितना समझ में आना था, सब आ चुका है। और गलती से भी नया कॉन्सेप्ट लास्ट के 15 दिनों में तो पढ़ना ही नहीं, गलती से भी नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, अगर वो कॉन्सेप्ट छूट भी गया तो छूट जाने दो, पर गलती से भी लास्ट के 15 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सो गाइज आई रियली होप ये वाली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी। आप अपने उस फ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जो CFA करने के बारे में सोच रहा है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जो मैंने 120 डेज चैलेंज किया था उसको भी विजिट कर सकते हो। प्लस गाइज मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी CFA की टिप्स मिलने वाली है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज बताए हैं जहां पे आप जाके
फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, आपको प्रेप प्रोवाइडर्स की भी जरूरत नहीं है। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड वॉच आउट दैट वीडियो, इट कैन सेव यू लिटरली थाउजेंड्स ऑफ मनी। 50,000 60,000 की जो आप कोर्सेज लेने का सोचो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने सारे के सारे आपको फ्री मटेरियल्स वहां पे बता के रखे हैं। सो गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।